नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं हिंदी 11वीं क्लास में आपको सकारात्मक क्रिया के भेद पढ़ाऊंगा। इसके पहले आपने क्रिया और उनके प्रकार में सकारात्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं, विस्तार पूर्वक आपने देखा था। तो ज्ञानवाणी पर अब संस्कृत क्लास भी चल रही है। जिन जो साथी अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। हिंदी की जो 11वीं क्लास है उसमें आप सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ने से पहले एक नज़र आप डाल लीजिए सकर्मक क्रिया पर। तो जो सकर्मक क्रिया थी, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है सकर्मक, कर्म के साथ क्रिया है या सकर्मक क्रिया मतलब स धन कर्म, मतलब कर्म के साथ क्रिया आती है, क्रिया कर्म के साथ आती है। इसके में आपने देखा था यहाँ पे जो वाक्य होगा उसमें कर्म की अपेक्षा होगी, कर्म की अपेक्षा होती है। यदि आप वाक्य में क्या का प्रश्न लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पे आपको उत्तर कुछ ना कुछ मिलता है। सीता पढ़ती है तो क्या पढ़ती है? सीता किताब पढ़ती है। यह आपको पढ़ाया गया था। चार वाक्य भी दिया गया था, आपसे बताया गया था, आप देखिएगा और कमेंट में जाकर उत्तर उसका बताइएगा। आज हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। कौन सा? सकारात्मक क्रिया के भेद। तो इसके पहले बताया गया था कि सकारात्मक जो क्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। सकारात्मक क्रिया के भेद में कितना है? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जो पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या है? एक कर्मक एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो, एक कर्म हो। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे उदाहरण में क्या है? मोहन सेब खाता है। मोहन सेब खाता है। इसमें देखिए तो क्या कर्म क्या है, कर्ता क्या है, इसको आप पहचानिए। क्रिया क्या है इसमें आप देखिए। तो जो मोहन है, मोहन, मोहन क्या है? कर्ता है। मोहन क्या है? मोहन है कर्ता। मोहन है कर्ता। सेब खाता क्या है? यह है क्रिया। सेब क्या है? यह है कर्म। तो इसमें एक कर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक कर्मक क्रिया होगी। फिर अगला जो प्रकार है, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मोहित ने छात्रों को पढ़ाया। मोहित, मोहित ने, मोहित ने छात्रों को पढ़ाया। छात्रों को पढ़ाया। इसमें मोहित क्या है? मोहित है कर्ता। मोहित है कर्ता। पढ़ाया क्या है? पढ़ाया है, पढ़ाया है आपकी क्रिया। फिर छात्रों को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
कर्म, एक कर्म आ रहा है छात्र, ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा जो भेद है वह है कौन सा, द्विकर्मक। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, कौन सा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इसमें क्या आएगा, द्विकर्म आएगा, मतलब दो कर्म आएंगे, दो कर्म, वाक्य में दो कर्म होगा, दो कर्म हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे में श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, श्याम ने श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। इसको एक आ रहा है राम कर्म आ रहा है, एक आ रहा है पुस्तक, कौन सा, यहाँ पे देखिए जो श्याम है कर्ता, राम है कर्म, पुस्तक है, ये भी क्या है, कर्म है, और ये क्या है, ये है क्रिया, कर्ता कर्म, जिसमें कितने आ रहा है, दो कर्म आ रहा है। यह जो दो कर्म होगा मतलब द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक जो कर्म है वह निर्जीव है, जैसे जो ये वाला कर्म है यह क्या है, निर्जीव कर्म है, निर्जीव कर्म है। और राम क्या है, यह है सजीव कर्म है, क्या है, सजीव कर्म है। तो जो निर्जीव कर्म होता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है, सॉरी, जो सजीव कर्म होता है वह जो है गौड़ होता है, जो निर्जीव होता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है। कौन सा होता है, प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म होता है, या इसे ही हम कह सकते हैं मुख्य कर्म, मुख्य कर्म कह सकते हैं। और वाक्य में कैसे आप ज्ञात करेंगे इसको, क्या लगाकर, क्या 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 लगाकर हम कर्म को ज्ञात कर सकते हैं, क्या लगाकर ज्ञात करते हैं कर्म को, ज्ञात करते हैं। जैसे इस वाक्य में है श्याम ने राम को क्या पढ़ाई, तो आप क्या लगा दीजिए, क्या आएगा, पुस्तक, मतलब आपका जो कर्म है वो आ जाएगा। निर्जीव कर्म को ही प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म कहते हैं। इसे हम क्या लगाकर प्राप्त करते हैं, जो अगला कर्म है सजीव कर्म है, सजीव कर्म को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म, क्या, अप्रत्यक्ष कर्म, या कह सकते हैं गौड़ कर्म। कौन सा, गौड़ कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म या गौड़ कर्म। इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, कौन, कौन या किसको, किसको लगाकर, लगाकर प्राप्त करते हैं। ये कौन या किसको प्रश्न पूछकर हम इस कर्म को प्राप्त करते हैं। जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, तो यदि आपको निर्जीव कर्म प्राप्त करना है तो क्या लगाइए, श्याम ने राम को क्या पढ़ाई, तो पुस्तक आएगा, उत्तर आपका क्या आएगा, पुस्तक आएगा। ये है निर्जीव कर्म है, मुख्य कर्म है। श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, श्याम ने किसको, किसको पढ़ाई, तो राम को पढ़ाई, किसको, राम को।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर्म गौण कर्म होगा। एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। और जैसे लड़की ने अध्यापिका को कविता सुनाई। दूसरा एग्जाम्पल है लड़की ने अध्यापिका को कविता सुनाई, को कविता सुनाई, अध्यापिका को कविता सुनाई। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लड़की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता। अध्यापिका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म। कविता भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कर्म। द्विकर्मक है, ये हो जाएगा क्रिया। तो यहाँ पे जो कविता है, कविता क्या होगा, कविता होगा आपका निर्जीव कर्म है। क्या है ये, निर्जीव कर्म है। और ये अध्यापिका, अध्यापिका को सॉरी, जो ये अध्यापिका है ये क्या हो जाएगा, सजीव कर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सजीव कर्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, अध्यापिका को, अध्यापिका क्या हो जाएगा, अध्यापिका को कविता सुनाई। अध्यापिका क्या हो जाएगा, ये सजीव कर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निर्जीव कर्म। जो निर्जीव कर्म होता है वही मुख्य कर्म होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये क्या होगा, ये होगा मुख्य कर्म, मुख्य कर्म। और ये क्या होगा, गौण कर्म। तो गौण कर्म को प्राप्त करने के लिए कौन किसको आप लगाकर, गौण कर्म, कौन सा, गौण कर्म, गौण कर्म। इसे आप समझ गए। जैसे अगला है एग्जाम्पल, सूरज ने मोहित को वचन दिया। सूरज ने मोहित को वचन दिया, तो वचन क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म मतलब निर्जीव है। मोहित क्या हो जाएगा, गौण कर्म मतलब सजीव है, तो गौण कर्म हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया के भेद भी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं वह आपको जानना है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, हमने आपको कई भेद बताया था। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, अनेकार्थ क्रिया, कृदंत क्रिया, ये सब आपको पढ़ना है। इनमें से जो पहला है, जो पहला प्रकार है उसको पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा, प्रेरणार्थक क्रिया को पढ़ना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, ये आपको समझना है। तो ऐसी क्रिया जो स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करे। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, या ऐसे कह सकते हैं जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे। इसको आप लिख लीजिए पॉइंट वाइज, शार्ट में लिखिए, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया
जय वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया। मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया। यहाँ मालिक के द्वारा खुद पोछा नहीं लगाया गया, मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया। मतलब मालिक जो यहाँ पे है वह नौकर से पोछा लगवा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद ने राम को जगवाया। किसी दूसरे के माध्यम से। गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद जो है राम को किसी दूसरे के माध्यम से जगवा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लगवाया, जगवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरी क्रिया है नाम धातु। कौन सी? जो दूसरी क्रिया है हमारी, दूसरी क्रिया में पढ़ना है कौन सा, नाम धातु को। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। आज के पहले आपने पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया नाम से स्पष्ट है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, वहां पे क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसे मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया। मालिक जो है वह करता है, नौकर से पोछा लगवा रहा है, खुद ना कार्य करके। तो अगला प्रकार है हमारा नाम धातु। नाम धातु, तो नाम धातु में क्या है, नाम धातु में जब जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, मतलब जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, जो क्रिया संज्ञा किससे बनेगी, संज्ञा से बनेगी, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। नाम धातु का मतलब जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसके जब क्रिया पढ़ा रहा तो उसमें हमने बताया था लतियाना, बतियाना, हथियाना, ये सब क्रिया ही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्या है, हाथ से हथियाना बना है। इससे हाथ से क्या बना है, हथियाना। हाथ से क्या बना है, हथियाना। और हाथ क्या है आपका, संज्ञा है। अगला है जैसे बात से क्या हो जाएगा, बतियाना। बात से बतियाना, ये भी बात क्या है, संज्ञा है। अपना से अपनाना। अपना क्या है, सर्वनाम है। अपना से अपनाना क्रिया बनी, जिसे क्या है, नाम धातु क्रिया बन गई। झूठ क्या है, ये विशेषण। झूठ, इसके पहले आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ चुके हैं, तो आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। झूठ से झुठलाना, झूठ लाना। लात से क्या हो जाएगा, लतियाना। ये जो बात है झूठ है, इससे आपकी जो क्रिया बनी है कौन सी बनी है, वह बनी है हथियाना, अपनाना, बतियाना और झुठलाना। ये सब क्रिया क्या हैं, नाम धातु क्रिया हैं।
अगली जो क्रिया आती है, पांचवी जो क्रिया है, सॉरी, तीसरा भेद, जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद हमें पढ़ना है कौन सा? संयुक्त क्रिया। क्या पढ़ना है? संयुक्त क्रिया पढ़ना है। तो संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है? संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया में क्या होगा? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, जब कोई क्रिया को लिख दीजिए, जब कोई क्रिया कोई क्रिया दो क्रियाओं दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, क्रियाओं के किससे? संयोग से निर्मित हो, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। निर्मित हो, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, वह संस्कृत बोल सकता है। वह संस्कृत बोल सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो क्रिया कौन कौन से? बोलना और सकना। वह संस्कृत वह संस्कृत बोल सकता है। राम फुटबॉल खेल सकता है। बोल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, तो वहां पे खेलना और सकना दो क्रिया आ रही है। आप आते जाते रहिए। आप आते और आते जाते रहिए। यहाँ पे क्या है? एक क्रिया है आना, एक क्रिया है क्या? जाना। कौन कौन सी क्रिया है? एक क्रिया है आना और एक क्रिया है जाना, दो क्रियाओं के संयोग से बन रहा है। यहाँ पे क्या कहेंगे? हम आते जाते को संयुक्त क्रिया कहेंगे। यह से यहाँ बोलना कौन सी क्रिया है? बोलना और सकना, ये क्या है? दो क्रिया है। इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। तो हम तीन पढ़ लिए मैंने। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, मालिक ने नौकर से पोछा लगवाया। दूसरा है नाम धातु, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, उसे हम नाम धातु कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया पढ़ना है और अनेकार्थ क्रिया पढ़ना है और सहायक क्रिया पढ़ना है। तो हम एक और पढ़ते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। चौथी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में आपको ये समझना है कि एक क्रिया के होने के पश्चात दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। क्या? एक क्रिया के होने के पश्चात दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। गलत हो गया। आते जाते रहिए। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। परिभाषित कर लीजिए।
जब एक कार्य के समाप्ति के बाद समाप्ति समाप्ति के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए का होना पाया जाए तो वहां पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाएगा, मतलब एक क्रिया समाप्त हो जाएगी फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं खाना खाकर सो गया। जैसे है एग्जाम्पल, मोहन पढ़कर चला गया। मोहन पढ़कर पढ़कर चला गया पढ़कर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पढ़ा जा रहा है, पढ़कर चला गया। मोहन पढ़कर चला गया। अगला जैसे है, राम भोजन करके सो गया। राम भोजन करके सो गया। पहले भोजन किया फिर क्या हो गया, सो गया। राम भोजन करके सो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो पहले वाक्य में पढ़ना है तो यहाँ पे क्या है, पढ़ना, पढ़कर पढ़ना, यह है पूर्वकालिक क्रिया है। और भोजन करना यहाँ पे जो है, ये क्या हो जाएगा, पहले भोजन किया फिर उसके बाद सो गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पहले एक कार्य समाप्त हो जा रहा है, भोजन कर लिया फिर सो गया। तो परिभाषा से स्पष्ट है, जब जब एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगली जो पांचवी क्रिया पढ़ना है अपने को, वह है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या होती है, कृदंत क्रिया वे क्रिया जिसमें न प्रत्यय नहीं होता है। वे क्रिया वे क्रिया जिसमें न प्रत्यय नहीं होता है, नहीं होता है, कृदंत क्रिया कहलाती हैं। वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है। बहुत सी क्रिया हैं जिसमें ना नहीं जुड़ता है। जैसे हम खेल, जो मुख्य क्रिया है, खेल से क्या बनेगी, खेलेगा, खेलेगा, खेलता, खेलोगे, ये सब जो है इसमें ना अंतिम में नहीं आएगा। दूसरा है चल से, जो चल मुख्य धातु है, इससे क्या बन रहा है, चलेगा। जो क्रिया इसमें नहीं नहीं आ रहा है, चलेगा, चलेगी। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं क्या हैं, कृदंत क्रिया हैं। ऐसी क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगा होता है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। अगली जो क्रिया है, छठवीं क्रिया है, छठवीं जो क्रिया है वह है अनेकार्थ क्रिया। अनेकार्थ क्रिया। अनेकार्थ, अनेक अर्थ, अनेकार्थ, अनेकार्थ क्रिया। अनेकार्थ क्रिया में क्या हो जाएगा, ऐसी जो क्रिया हैं जिनका अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ होगा। अनेकार्थ
क्रिया। कौन सी क्रिया? अनेकार्थ क्रिया, जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। जिनका प्रयोग प्रयोग अनेक अर्थों में होता है वो क्रियाएं अनेकार्थ क्रिया होती हैं, अनेकार्थक क्रिया होती हैं, जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे खाना है, जैसे हमारी जो मुख्य क्रिया है खाना। अब खाना देखिए कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो रही है। जैसे मैंने कह दिया, क्या? वह रोटी खाता है। वह रोटी खाता है। रोटी खाता है। फिर अगला है खाना में, वह मार खाता है। मार खाता है। अगला है जैसे इसी खाना ही जो क्रिया है प्रयोग वाक्य में, वह कसम खाता है। खाना ही क्रिया है लेकिन अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ दे रही है। जैसे वह रोटी खाता है, वह मार खाता है, वह कसम खाता है, वह डांट खाता है, वह डांट खाता है। अलग अलग वाक्य में यह जो क्रिया है वो अलग अलग अर्थ दे रही है, अनेक अर्थ दे रही है, तो यह क्या है? अनेकार्थ क्रिया है। अगला जैसे है एग्जाम्पल के तौर पे मिलना। मिलना कौन सी? मिलना जो क्रिया, इसको देखिए। जैसे इसमें कौन कौन से वाक्य आएगा? किसी से मिलना, किसी से मिलना, किसी से मिलना। फिर दूसरा है कुछ मिलना, कुछ मिलना, इसका अलग अर्थ है। फिर तीसरा है चेहरा मिलना, जो तीसरा वाक्य है चेहरा मिलना। चौथा वाक्य है दिल मिलना, दिल मिलना। तो यह जो मिलना क्रिया है अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ दे रही है। किसी से मिलना, कुछ मिलना, चेहरा मिलना, दिल मिलना, जितने भी वाक्य हैं इन सब वाक्य का अलग अलग अर्थ है, अतः इसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थ क्रिया कहेंगे। जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है उसे हम अनेकार्थ क्रिया कहते हैं। अगला है प्रकार हमारा अंतिम है सहायक क्रिया। कौन सा है? अगला प्रकार है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। वे क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं सहायक क्रिया कहलाती हैं। सहायक क्रिया, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं वह क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं सहायक क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे
मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। यहाँ पे जो जाना है मुख्य क्रिया है। जो जाना है, जाना, ये क्या है? मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और ये जो हूँ है, ये क्या है? सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। तो जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया क्या है? जाना है, और सहायक क्रिया क्या है? हूँ है। जैसे है, वे सुन रहे थे। एग्जाम्पल है, वे सुन रहे थे। तो यहाँ पे जो सुनना है, सुन, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया। और रहे थे, ये जो है, ये क्या है? सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, जो सहायक क्रिया होती है वह मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सहायक क्रिया होती है मुख्य क्रिया की सहायता करती है और वाक्य को स्पष्ट करती है। तो आज हमने जो है 3 प्रकार पढ़ा। कौन कौन सा? कृदंत क्रिया, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। से खेल से खेलना, चल से चलेगा चलेगी, पढ़ से पढ़ता पढ़ोगी पढ़ेगा। अनेकार्थक क्रिया जो हैं, जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग वाक्य में अलग अलग प्रयोग में आ रहा है। मिलना है, किसी से मिलना, कुछ मिलना, चेहरा मिलना, आंख मिलना, दिल मिलना। सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं और वाक्य को और स्पष्ट करती हैं, पूर्ण करती हैं। सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें जो जाना है मुख्य क्रिया हो गई, और हूँ जो है ये सहायक क्रिया। मतलब अगर किसी वाक्य में रहा था, रही थी, थे, ये सब जो क्रिया हैं, ये सब सहायक क्रिया हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।